नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज की क्लास में हम हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जानेंगे। देखिए, आप सभी ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखा होगा कि किसी खेत में या कहीं किसी जगह पे एक हरे रंग के शीशे लगा हुआ घर सा बना हुआ होता है। ये जो हरे शीशे लगा हुआ घर होता है यही हरित गृह है और ये कांच का बना हुआ होता है। ये सूर्य की ऊष्मा को अपने अंदर सोख लेता है और जो बहुत ही ठंडे इलाके हैं वहाँ पे ये पौधे उगाने के काम में लिया जाता है। ये बहुत पुरानी तकनीक है बहुत ही ठंडे इलाकों में, और ये रोमन काल से उपयोग में ली जा रही है। आजकल इसको अपने आसपास भी काम में लेने लगे हैं कि सर्दियों के मौसम में गर्मियों वाली सब्जियां, छोटे मोटे फ्रूट्स वगैरह उगाने के लिए ये ग्रीन हाउस बनाया जाता है। ये एक हरित गृह शब्द का एक सामान्य से आपको परिचय दिया है। अब हम देखते हैं कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। इस हरित गृह प्रभाव की जानकारी सबसे पहले दी थी 1827 में जीन बैप्टिस्ट वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया था कि वायुमंडल जो है वो पृथ्वी को गर्म रखने में सहायक होता है, जानते भी हम। फिर बाद में 1860 में जॉन टिंडल ने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प जो वायुमंडल में मौजूद होते हैं वो ऊष्मा का अवशोषण कर लेते हैं और वायुमंडल को गर्म रखते हैं। फिर ये जो ग्रीन हाउस शब्द है, हरित गृह शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले 1896 में किया गया था। ऑगस्ट आरेनियस नाम के एक रसायन शास्त्री थे, उनके द्वारा। उन्होंने बताया कि जो मानवीय क्रियाकलाप हैं वो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि कर रहे हैं और वायुमंडल लगातार गर्म हो रहा है। और उन्होंने एक शब्द दिया गर्म घर या हॉट हाउस, जिसको बाद में ग्रीन हाउस कहा गया। ये इसी नाम से फेमस भी है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस, ये सब चीज़ें वर्तमान में काफ़ी फेमिलियर हो चुकी हैं। एक छोटी सी चीज़ आपको बताऊं कि यदि अपनी कोई गाड़ी है, उसके शीशे बंद हैं और वो धूप में खड़ी है, तो हम ये महसूस करते हैं अगर बाहर से हम अंदर बैठते हैं तो कि जो बाहर का एनवायरनमेंट था उससे कहीं ज़्यादा गर्म गाड़ी के अंदर का एनवायरनमेंट है। यही सेम चीज़ है वो हरित गृह में भी होती है। हुआ क्या कि कार के जो शीशे होते हैं वो सूर्य से आने वाली रेज, जो यूवी रेज होती हैं जो गर्माहट पैदा करती हैं, उनको अंदर तो आने देती हैं, लेकिन उसके बाद जो यूवी रेज गाड़ी में सीट वगैरह पे टकराती हैं, टकराने के बाद वापस मुड़ती हैं, वो अवरक्त किरणों के रूप में होती हैं, इंफ्रारेड रेज के रूप में, उसको वो गाड़ी से बाहर नहीं जाने देती। तो जो परावर्तन के बाद में जो सूर्य की जो किरणें थी वो अब अवरक्त किरणें हैं, उनको गाड़ी से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है शीशे के द्वारा, तो वो अंदर ही अंदर क्या करेंगी, गर्माहट को बढ़ाएंगी। इसलिए अंदर का वातावरण ज्यादा गर्म और बाहर का अपेक्षाकृत कम गर्म रहता है। ठीक है, इसकी थोड़ी सी परिभाषा देख लेते हैं। वायुमंडल के 3 स्तर, इनमें उपस्थित बादल और गैस ये ऊष्मा को अवशोषित करते हैं और ये प्रक्रिया ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव कहलाती है। वायुमंडल में उपस्थित जो गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, जल है, वाष्प के रूप में जो मौजूद होता है जल वाष्प, ये क्या करते हैं, सूर्य से जो आने वाली किरणें हैं उनको धरातल तक आने देते हैं।
उसके बाद जब ये धरातल से टकराने के बाद वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, तो उन किरणों को ये जो गैसें हैं जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में जानते हैं, पढ़ेंगे इनके बारे में विस्तार से, ये वापस बाहर नहीं जाने देती और पुनः क्या भेज देती हैं, धरातल पर भेज देती हैं। तो ये जो प्रभाव है उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहेंगे। और यहाँ पे जो परावर्तित किरणें हैं इनका अवशोषण भी कर लिया जाता है और वापस टकरा करके ये धरातल पर पे भी भेज दी जाती है। दोनों ही चीजें होती है, जिससे क्या होता है, वायुमंडल का ऑल ओवर जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है। काम कैसे करता है, क्रियाविधि क्या है, इसकी मैकेनिज्म क्या है? देखिए, सीधी सी सिंपल सी बात है कि हमारी जो पृथ्वी है वो सनलाइट की वजह से, सूर्य के प्रकाश की वजह से गर्म होती है। सूर्य से आने वाली जो ये किरणें होती हैं ये लघु तरंगों के रूप में होती हैं और आसानी से वायुमंडल को पार करके भूतल तक पहुंच जाती हैं और भूतल को गर्म करती हैं। अब ऊष्मा बजट बनाए रखने के लिए, ऊष्मा को संतुलित रखने के लिए, ऊष्मा बजट आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो भौतिक भूगोल में, तो उस ऊष्मा बजट को बनाए रखने के लिए इस धरातल क्या करता है, इन किरणों को वापस परावर्तित कर देता है वायुमंडल की तरफ। लेकिन अब ये जो परावर्तित किरणें हुई हैं ये टकराने के पश्चात दीर्घ तिरंगों में बदल जाती हैं, अवरक्त किरणों में बदल जाती हैं और जो ये हरित ग्रह गैसें थी जिन्होंने आने से नहीं रोका सनलाइट को, वो इनको जाने से रोक लेता है, जिससे तापमान बढ़ता है। अब अगर ये नियत मात्रा में है, जितना होना चाहिए, तब तो पृथ्वी का जो तापमान है वो लगभग एक जैसा बना रहता है। लेकिन जब इनकी मात्रा एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाती है तो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ने लग जाता है। और अगर इनकी कमी हो जाती है एनवायरनमेंट के अंदर तो पृथ्वी का तापमान गिरने लग जाता है। और वर्तमान में क्या हो रहा है, इनकी मात्रा आवश्यकता से अधिक है तो लगातार पृथ्वी का जो तापमान है, औसत तापमान, वो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये इसकी मैकेनिज्म है कि किस तरीके से ये काम करता है। अब हरित गृह प्रभाव के दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है प्राकृतिक हरित गृह प्रभाव और एक होता है इनहांस्ड, बढ़ाया हुआ, या इसको हम कह सकते हैं आवर्धित हरित गृह प्रभाव। तो प्राकृतिक हरित गृह प्रभाव है, ये वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से उपस्थित जो गैसें हैं उनके द्वारा होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, ये तो मेन है, और बहुत ही कम मात्रा में मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी मौजूद होती हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये प्रभाव उत्पन्न नहीं करती हैं। तो जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड जो हैं ये हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करते हैं और ये प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में मौजूद होते हैं और प्राकृतिक रूप से पृथ्वी को गर्म बनाए रखते हैं, रात्रि के समय अत्यधिक ठंडा होने से बचाते हैं। अब दूसरा टाइप जो था इनहांस्ड हरित गृह प्रभाव या आवर्धित हरित गृह प्रभाव, इसमें क्या होता है, मानव के द्वारा वनों का विनाश किया जाता है, जो जैविक ईंधन है उनका अंधाधुंध प्रयोग किया जाता है, तो उससे ये गैसेस जो हैं ये मात्रा में बढ़ती जाती हैं और हरित गृह प्रभाव भी बढ़ता जाता है। अब ये जो हरित गृह प्रभाव है थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, क्योंकि हम ये भी पढ़ रहे हैं कि प्राकृतिक रूप से भी मौजूद होता है, पृथ्वी को गर्माहट बनाए रखने के लिए भी जरूरी होता है। तो इसके दोनों ही इफेक्ट आते हैं, अच्छे और बुरे। तो पहले हम इसके अच्छे प्रभाव देख लेते हैं। हरित गृह प्रभाव से पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित रखने में सहायता मिलती है और इसी वजह से पृथ्वी पे जीवन भी संभव है। यदि हरित गृह प्रभाव नहीं होता तो जैसे कि चंद्रमा पे होता है, दिन के समय पृथ्वी का तापमान पहुंच जाता 134 डिग्री सेल्सियस तक और रात के समय पहुंच जाता -150 डिग्री सेल्सियस तक। तो तापमान की जो ऐसी विषम परिस्थितियां हैं उनमें किसी भी प्रकार का जीवन संभव है ही नहीं। तो ये पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए जरूरी है, ये इसका गुड इफेक्ट है।
जो ये हरित गृह गैसें हैं, ये पृथ्वी के लिए एक आवरण का काम करती हैं, ब्लैंकेट, कंबल इसे हम कह सकते हैं, उसका कार्य करती हैं। यदि इन गैसों को हम वायुमंडल से निकाल देंगे तो पृथ्वी का तापमान, वर्तमान जो औसत तापमान है पृथ्वी का, उससे 33 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा और जीवन संभव नहीं होगा। ये तो इसका अच्छा इफेक्ट है, ये भी प्राकृतिक रूप से मौजूद है। अब हमारा इंटरफेयर हो गया, मानवीय हस्तक्षेप हो गया, उसके बाद इसके बुरे इफेक्ट आने शुरू होते हैं। अब बुरा इफेक्ट क्या है? वायुमंडल के तापमान में ज्यादा वृद्धि हो जाती है और लंबे समय के बाद इसके जो काफी बुरे प्रभाव हैं वो देखने को मिलते हैं। टेम्परेचर बढ़ता है, उससे हिम नदियां पिघलती हैं, समुद्र तल ऊंचा होता है, जो तटीय इलाके हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं, वो सभी डूब जाते हैं और आगे कालांतर में फिर पूरा जैवमंडल इससे प्रभावित होता है। तो ये था ग्रीन हाउस इफेक्ट का सामान्य परिचय। कल की क्लास में हम हरित गृह गैसेस के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और क्या हरित गृह गैसों की जो वृद्धि हो रही है उसके मुख्य कारण क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे और कैसे हम इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।